मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी चल रही थी हमारी प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। उसमें भी नंबर 4 नंबर चैप्टर टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। उसमें नंबर 3 चल रहा था दंडोतक स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में बताया था कि सिंपल टिश्यू का टाइप होता है कोशिकाएं सभी समानाकार की होती है। समानाकार में भी कोशिकाएं पतली होती है, लंबी होती है और दोनों किनारों पर ये नुकीली होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो मोटी होती है। मोटी भी अन्य कोशिकाओं की तुलना में अत्यधिक मोटी होती है। दंडोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर सेल वॉल पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। यह लिग्निन का निक्षेपण जल के लिए पारगम्य होता है, इसलिए कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। नेक्स्ट बताया था कि टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा कि स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप की होती है। टाइप में फर्स्ट दंडोतक तंतु, और नंबर दूसरा दृढ़ कोशिकाएं। जो दंडोतक तंतु होते हैं पादप के कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और उसके वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम। जो दंडोतक तंतु होते हैं वो पादप में एपिडर्मिस के नीचे की ओर कोर्टेक्स होता है। एपिडर्मिस तो बना होता है मृदुतकीय कोशिकाओं का। नेक्स्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है कोर्टेक्स। तो ये दंडोतक तंतु कोर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में और वैस्कुलर बंडल में, जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कि वही दंडोतक तंतु में कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है, संकरी होती है और दोनों किनारों पर नुकीली होती है। पादप को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं दंडोतक तंतु। पादप अक्ष में भी नेक्स्ट पादप अक्ष में उपस्थिति के आधार पर ये दंडोतक तंतु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? फर्स्ट काष्ठीय तंतु, नंबर दूसरा फ्लोएम रेसे। स्क्लेरेन्काइमा था। स्क्लेरेन्काइमा के टाइप दो टाइप के, फर्स्ट दंडोतक तंतु और नंबर सेकंड दृढ़ कोशिका। दंडोतक तंतु दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं पादप के कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और उसके वैस्कुलर बंडल में। वैस्कुलर बंडल में भी जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कि पादप अक्ष में दंडोतक तंतु की उपस्थिति के आधार पर, इनकी उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें काष्ठीय तंतु, नंबर दूसरा फ्लोएम रेसे। फर्स्ट की बात करें हम काष्ठीय तंतु, वही जो इनकी कोशिकाएं होती हैं लंबी, संकरी और किनारों पर नुकीली होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी, संकरी तथा किनारों पर नुकीली होती है। नुकीली होती है। नंबर नेक्स्ट कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, उस पर द्वितीयक भित्ति पर, सेल वॉल की जो द्वितीयक भित्ति है उस पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। लिग्निन की मानो ये कोशिका है, फर्स्ट में
लिग्निन का निक्षेपण हुआ, एक परत का निर्माण हुआ, इसके बाद में इसी परत पर लिग्निन की दूसरी परत का निर्माण होता है। तो सेल वॉल पर द्वितीयक लिग्निन परत का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे बोले कि सेल वॉल पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती है, उससे कोशिका भित्ति पर लिग्निन की परतों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, एक के ऊपर एक ऐसे जमा होती जाती है, जिसके कारण जो कोशिका थी उस कोशिका की गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें कि कोशिका भित्ति पर लिग्निन का कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। फर्स्ट में सिंगल परत थी, जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होगी एक के ऊपर एक और लिग्निन की परत क्या होती जाएंगी, व्यवस्थित होती जाएंगी, जिसके कारण जो कोशिका थी वो कैसी हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो इसके बीच में ये जो गुहा बची ये क्या हो जाएगी, संकरी हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में बचेगी। नेक्स्ट की लिग्निन का निक्षेपण है, कैसी होगी, मृत कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट की निर्माण कहाँ पे होता है या पाई कहाँ पे जाती है, जो काष्ठीय तंतु होते हैं वो पाए कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, फर्स्ट काष्ठीय मतलब बताया था कि कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल में एक का नाम तो आ गया फ्लोएम, काष्ठीय, काष्ठीय ये है जाइलम। जो पादप में काष्ठ का निर्माण होता है वो काष्ठ का निर्माण कौन करता है, जाइलम करता है। नेक्स्ट इसमें कि जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हुई पादप की सेकेंडरी ग्रोथ होने पर बाहर की ओर वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम का निर्माण हो रहा है और अंदर की ओर होता है सेकेंडरी जाइलम का। तो इसमें पहले ये पाया कहाँ पे जाएगा, यह सेकेंडरी जाइलम की वाहिनियों के साथ उपस्थित होते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम जिसका निर्माण हुआ कब हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ हुई तब। सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, कैम्बियम की सक्रियता के कारण। जैसे ही फर्स्ट में बीज के अंकुरण से जो वैस्कुलर बंडल बना उसे तो बोलेंगे हम प्राइमरी वैस्कुलर बंडल। प्राइमरी वैस्कुलर बंडल में प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है। जैसे ही कैम्बियम की सक्रियता बढ़ी तो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। तो एक काष्ठीय तंतु सेकेंडरी ग्रोथ के समय का निर्माण कब हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ के समय। पाए कहाँ पे जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम की वाहिनियों के साथ पाए जाते हैं। काष्ठीय तंतु में क्या करेंगे, ये दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप की पादप पक्ष में उपस्थिति के आधार पर ये दृढ़ोत्तक तंतु दो प्रकार के। फर्स्ट में काष्ठीय तंतु वुडी फाइब्रस, जो इनकी कोशिकाएं होती है लंबी संकरी होती है। नेक्स्ट किनारों पर क्या होती है, नुकीली होती है। लेकिन इनकी परत जैसे जैसे परिपक्व होती है लिग्निन की परतों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। लिग्निन की जो परत बढ़ी जिसके कारण इन कोशिकाओं की जो गुहा होती है वो क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। नेक्स्ट उपस्थित कहाँ होंगे कि इनका निर्माण पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय होगा। सेकेंडरी ग्रोथ में ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा, उसकी वाहिनियों के साथ क्या होंगे, पाए जाते हैं और क्या कार्य करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। नंबर सेकंड की हम बात करें इसमें फ्लोएम रे से। नाम से स्पष्ट है कि फ्लोएम में पाई जाएगी। ऐसे बोले कि इन फ्लोएम रेशों का निर्माण प्राइमरी फ्लोएम से होता है। उस काष्ठीय तंतुओं का निर्माण तो किससे हो रहा था, सेकेंडरी जाइलम से। लेकिन इसका उल्टा कि फ्लोएम रेशों का निर्माण होगा प्राइमरी
इनका निर्माण प्राइमरी फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट, वही इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, लंबी, संकरी और किनारों पर नुकीली होती है, रेशे के समान पाई जाती है। नेक्स्ट, कोशिकाएं लंबी, संकरी तथा किनारों पर नुकीली होती है। वही बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें भी वही कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाएगा, क्योंकि टाइप किसका है, ये स्क्लेरेनकाइमा का, तो कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होगा ही होगा। और जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होगी, लिग्निन की परतों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, उसकी गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका निर्माण प्राइमरी फ्लोएम से हो रहा है, तो पाई कहां पे जाएंगी, ये फ्लोएम रेशे वैस्कुलर बंडल के चारों ओर उपस्थित होते हैं, ये धसे हुए रहते हैं। वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, पेरिसाइकिल, तो ये फ्लोएम रेशे पेरिसाइकिल में धसे हुए रहते हैं। वैस्कुलर बंडल ये वैस्कुलर बंडल, इसमें बाहर की ओर ये पाई जाती है पेरिसाइकिल, परिरम, इससे बाहर की ओर कोर्टेक्स और सबसे बाहर की ओर पाई जाती है एपिडर्मिस। बात कर रहे हैं किसकी, वैस्कुलर बंडल की। यह प्राइमरी वैस्कुलर बंडल तब पादप का निर्माण हुआ था, उसकी वृद्धि की अवस्था में जो वैस्कुलर बंडल बना ये वो है कि अंदर की ओर ये तो है जाइलम, बाहर की ओर ये है फ्लोएम, और ये सबसे बाहर की ओर होती है पेरिसाइकिल। बात करें किसकी कि ये वैस्कुलर बंडल के चारों ओर उपस्थित होते हैं, तो फ्लोएम रेशे वैस्कुलर बंडल के चारों ओर धसे हुए रहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, धसे हुए रहते हैं, अलग नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट, तथा धसे हुए होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट की कोशिकाएं लंबी होती हैं, संकरी हैं, किनारों पर नुकीली हैं। इसके साथ साथ जो फ्लोएम रेशे होते हैं उनकी कोशिकाएं जो काष्ठीय तंतु थे उनकी तुलना में थोड़ी कोमल होती है, कोमल होती है, इतनी भी नहीं, अन्य कोशिकाओं की तुलना में। कोई भी कोशिका है जैसे कोमल मृदु होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है किससे, दृढ़ोत्तक तंतु से। बाकी होती है ये भी कठोरी, इसका काम करती है ये दृढ़ता प्रदान करने का। कि दृढ़ोत्तक तंतु की तुलना में ये फ्लोएम रेशे कोमल होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किसके लिए करते हैं, इनका उपयोग रस्सी, बोरी, सूतली बनाने में किया जाता है। किनका, फ्लोएम रेशों का उपयोग पाए कहां पे जाते हैं, जूट, सन, जूट और सन जो पादप होते हैं उनसे फ्लोएम रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग किस में करते हैं, रस्सियां बनाने में, बोरे बनाने में और सूतलियां बनाने में इनका उपयोग करते हैं। पाए कहां पे जाएंगे कि वैस्कुलर बंडल के चारों ओर वृत्ताकार रूप से उपस्थित होते हैं।
वेस्कुलर बंडल के चारों ओर धंसे हुए होते हैं, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। निर्माण किससे हो रहा है? प्राइमरी फ्लोएम से। वही कोशिका भित्ति संकरी होती है, नुकीली होती है और दृढ़ोतक तंतु से या काष्ठीय तंतु से कोमल होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है रस्सी, बोरी और सूतली बनाने में। इसका उपयोग किया जाता है फ्लोएम रेसिका। कौन से पादपों से प्राप्त किए जाते हैं? जूट और सन। ये टाइप हुए दृढ़ोतक तंतु के, दो टाइप के। कौन कौन से? काष्ठीय तंतु और फ्लोएम रेसिका। नेक्स्ट हम बात करें, स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप का था। फर्स्ट दृढ़ोतक तंतु और नंबर सेकंड दृढ़ कोशिकाएं। नंबर सेकंड टाइप इसका दृढ़ कोशिकाएं। इन दृढ़ कोशिकाओं को अस्थिल कोशिकाएं भी कहते हैं। इन कोशिकाओं को अस्थिल कोशिकाएं भी कहते हैं। जो दृढ़ोतक तंतु थे वो केवल स्पेशल स्थान था उसका कि कोर्टेक्स में पाए जा रहे हैं, पेरिसाइकिल में पाए जा रहे हैं, वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। उल्टा ही दृढ़ोतक कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं या अस्थिल कोशिकाएं या स्क्लेरेट सेल पादप में सामान्य रूप से सभी भागों में पाई जाती है। पादपों में सामान्य रूप से पाई जाती है, लगभग सभी जगह पे पाई जाती है दृढ़ कोशिकाएं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें पाई कहाँ पे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले हम, जो नारियल की जो अंतःफल भित्ति होती है उसमें दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण वो अंतःफल भित्ति है वो कैसी होती है? कठोर होती है। दृढ़ कोशिकाएं, नाम से स्पष्ट, दृढ़ कोशिकाएं क्या करेंगी? दृढ़ता प्रदान करेंगी। नारियल की अंतःफल भित्ति में उपस्थित होती है, जिन्हें स्पेशल गुरु दृढ़ोतक कहते हैं, जिन्हें गुरु दृढ़ोतक कहते हैं। पादप के सभी भागों में सामान्य रूप से पाई जाती है। इन्हें अस्थिल कोशिकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट की नारियल की अंतःफल भित्ति में उपस्थित होती है, जिसके कारण अंतःफल भित्ति क्या होती है? उसकी कठोर होती है। नारियल में पाए जा रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं हम? गुरु दृढ़ोतक। ये टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट दो टाइप के। कौन कौन से? दृढ़ोतक तंतु और अस्थिल कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं।